तो अब देखते हैं कि शिक्षण और शोध, टीचिंग और रिसर्च को केंद्र में रख के इस पूरे पेपर में कुल कितने यूनिट्स या कितने चैप्टर्स डिज़ाइन किए गए हैं, और उन सभी यूनिट्स पे हम बात करते हैं कि वो कैसे शिक्षण और शोध को सपोर्ट कर रही हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, इस पे हम बात करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर के सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या रखा गया सिलेबस में। ठीक है, तो शिक्षण और शोध, ये आपका सब्जेक्ट है नेट फर्स्ट पेपर। ठीक है, और इसमें पहला जो चैप्टर रखा गया है शिक्षण अभिक्षमता। क्या है? शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता का मतलब होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण का मतलब होगा टीचिंग यानी पढ़ाना। भैया आप सब्जेक्ट में क्या है फर्स्ट पेपर में? शिक्षण और शोध यानी टीचिंग और रिसर्च। तो अब टीचिंग के लिए यहाँ टीचिंग और यहाँ टीचिंग में दोनों शब्दों में फर्क है। ये विषय का नाम है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपको शिक्षण करना है, पढ़ाना है और शोध करना है। ये आपका मेन कार्य होगा। इस विषय को इसलिए आपको पढ़ना है। अब इस विषय के तहत जो पहला चैप्टर वो यह है कि जब आपको शिक्षण करना और पढ़ाना है और रिसर्च करना, ये डिसाइड होगा, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। क्या है ये? यही उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि शिक्षण की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, टीचिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। भाई आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर अगर ये क्षमता ना होती कि हम आपको सिखा पाएँ, तो फिर क्या हम इस उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं आपके साथ? यहाँ पे शिक्षण हमारा काम है, मैं शिक्षण कर रहा हूँ आपके साथ, आपको सिखा रहा हूँ कुछ, तो फिर क्या है ये? इसके लिए हमारे अंदर पहले से कुछ क्षमताएं होंगी, तभी तो मैं यहाँ पे खड़ा हो पाया। उस क्षमताओं को कैसे डेवलप किया जाए, किस तरीके से वो प्रभावी होगा, वो पहला चैप्टर सिखाता है। शिक्षण अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब आपकी खुद की क्षमता। आप एक शब्द यहाँ ध्यान दें, बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। अभी एक शब्द है और फिर क्षमता दूसरा शब्द है। अभी कभी भी इस शब्द का जो इस्तेमाल होता है, ये सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। हिंदी में बता रहा हूँ आपको, अभी का मतलब होगा केंद्र की ओर दर्शाता है। ये जैसे आप अभिनिर्धारण, अभिक्षमता, अभिसरण, क्या होता है कि चीज़ें केंद्र की ओर आती हैं। और एक टीचिंग प्रोसेस में केंद्र कौन है? सेंटर कौन है? क्लास में सेंटर कौन होता है? टीचर होता है। तो अभिक्षमता का मतलब आपकी खुद की क्षमता, लेकिन कब? जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तब। ठीक है, अभिक्षमता का अर्थ यही होता है। अगर शिक्षण अभिक्षमता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो शिक्षण अभिक्षमता का मतलब होगा कि आपको पढ़ाने की क्षमता। ये क्या कह रहा है? ये पढ़ाने की क्षमता की बात कर रहा है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। पूरे चैप्टर में यही बात कही गई है कि शिक्षण की अवधारणाएं क्या हैं, क्या सिद्धांत हैं पढ़ाने के, क्या फार्मूलेज हैं, कैसे पढ़ाएंगे आप, विषय सामग्री क्या होगी, क्या पढ़ाएंगे आप, है नहीं, टीचिंग मेथड क्या होगा, किस विधि से पढ़ाएंगे आप। ये सारी बातें हम पहले चैप्टर में सीखेंगे। यानी शिक्षण का पहला काम जो होगा, शिक्षण करने के पीछे जो क्षमताएं होनी चाहिए, उसमें पहली क्षमता आपकी होनी चाहिए कि आप शिक्षण यानी टीचिंग की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर आनी चाहिए, उसकी जो विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए, तब आप इस फील्ड में उतरिए। अगर आपके अंदर शिक्षण या सिखाने की क्षमता नहीं है, तो फिर इस फील्ड में आप सेलेक्ट होना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और ये एनटीए ने ठीक ठाक तरीके से डिसाइड कर दिया कि अगर ये क्षमता आपके अंदर नहीं है, टीचिंग करने की क्षमता नहीं है, उसकी विधि नहीं है, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो फिर वो जो 17 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने हैं वो कहाँ से करेंगे आप। और ये एनटीए को भी पता है, यूजीसी को भी पता है कि बच्चे 100 में 95 भी कर सकते हैं, इसीलिए उसने क्वालिफाइंग किया कि नहीं 17 तो भी आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका वो 95 नंबर जुड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास टीचिंग मेथड ही नहीं है, टीचिंग की क्षमता ही नहीं है, तो फिर आप 95 क्वेश्चन करके आप यहाँ आके क्या करोगे? हमारे लिए गाइड तैयार करोगे? पढ़ाना है आपको, तो वो 95 क्वेश्चन का जो नॉलेज है आपका, वो आप डिलीवर कर सको, अच्छे से सिखा सको। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर शिक्षण की क्या हो, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात पहले सेक्शन में आपको सीखना है। फर्स्ट यूनिट में यही कहा गया कि शिक्षण यानी टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपने शिक्षण सीख लिया कि आपको टीचिंग करने की क्षमता है, तो फिर क्या टीचिंग करना है आपको?
सवाल तो तुरंत बनता है ना कि आपने ये सीख लिया कि नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने की मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, मुझे विधि पता है, मेथड पता है, सारी चीज़ें मालूम हो गई हैं कि कैसे हमको पढ़ाना है और क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, कमियों को दूर कैसे करें। तो ये सब आपको पता हो गया। तो अब आपसे एक सवाल ये बनता है कि जब पढ़ाना आप जान गए तो फिर क्या पढ़ाना है और उसके तरीके क्या होंगे। जब क्या पढ़ाना है ये क्वेश्चन आपका आएगा तो फिर वहाँ पे एक टॉपिक आएगा कि अब आपके अंदर ये जज करना है शोध क्षमता, शोध क्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। और यही दूसरा सेक्शन है इसका, सब्जेक्ट का आपका दूसरा जो सेंटर है, दूसरा केंद्र बिंदु है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे पढ़ाना है ये बताएगा, क्या पढ़ाना है ये बताएगा। ये पूरा सब्जेक्ट इसी पे डिपेंड करता है। यानी अब आपके सामने है शोध क्षमता। आपने कहा, मैंने कहा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचिंग करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए टीचिंग की। उसके लिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा कि आप टीचिंग की क्षमता है आपके अंदर। लेकिन दूसरा चैप्टर है कि फिर टीचिंग की क्षमता है तो फिर क्या आप शोध कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अगर आपके अंदर शोध करने की क्षमता है, किसी नई चीज़ को खोजने की क्षमता है। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च। री और सर्च ये दो शब्दों से बना है। ये जो रिसर्च है आप देखेंगे तो री और सर्च, रिसर्च का दोनों का अपना अलग मतलब है। री का मतलब होता है बार बार, पुनरावृत्ति जो होती है। जब किसी चीज़ को बार बार आप करते हैं तो वो होता है री शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जब आप सर्च करते हैं यानी खोजते हैं, खोज, अन्वेषण, ये सब क्या है, ये सर्च है। सर्च और रिसर्च में यही अंतर है कि सर्च में आप नई चीज़ का खोज करते हैं जो इस दुनिया में अब तक खोजी नहीं गई है, और रिसर्च का मतलब होता है साफ साफ लिखा है बार बार, यानी जो खोजी जा चुकी है आप उसको फिर से खोज रहे हैं। ये होता है रिसर्च। आप स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, आपने क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना शुरू किया और उस विषय को आप पहले से बच्चा पढ़ चुका है, किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें समस्याएं क्या है, आप अध्यापक के तौर पे अगर उन समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं तो आप एक सफल अध्यापक हैं। और एक स्टूडेंट स्कूल में क्यों जाता है सीखने के लिए, इसीलिए ना कि उसके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ढूंढने स्कूल जाता है, वो कॉलेज में जाता है, वो लाइब्रेरी में जाता है, वो प्रयोगशाला में बैठता है। सिर्फ किसके लिए, कि उसके दिमाग में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान मिल सके, और उचित समाधान मिल सके जो तर्कपूर्ण हो, लॉजिकली भी सही हो और एविडेंस के तौर पे भी वो सही हो। यानी समस्याओं का समाधान करना ही आपका क्या है, शोध अभिक्षमता का मतलब होगा कि जो समस्याएं हैं कहाँ पे, समस्याओं को समाधान करो। अगर आप अध्यापक के तौर पे ये काम कर पा रहे हो, समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं आप, तो फिर आप एक सफल टीचर हैं। अब ये समस्याएं किस फील्ड में होंगी, बहुत सारी फील्ड में। जैसे स्टूडेंट के मन में हो सकती हैं समस्याएं, किसी विषय से जुड़ी हो सकती हैं समस्याएं, समाज से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। यानी जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो उसी विषय में ऐसे सैकड़ों टॉपिक मिलेंगे जहाँ पे समस्याएं ठीक ठाक पड़ी हुई हैं। तो उन समस्याओं को, अब समाज शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, समाज की बहुत बड़ी समस्या एक समय तक जातिवाद थी। हर बच्चे के मन में यह सवाल था कि समाज से जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए, संप्रदायवाद को कैसे खत्म किया जाए। आप सुरक्षा पढ़ रहे हैं, डिफेंस आपका है सब्जेक्ट, मिलिट्री साइंस है आपका, आप देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, सांप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, दंगे फसाद है, इन सबको कैसे खत्म किया जाए। तो ये समस्याएं हर स्टूडेंट के पास होती हैं और आपके पास भी होंगी। अगर आप इन समस्याओं पर शोध करने की क्षमता रखते हैं तब तो आप बच्चों की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, यानी आप खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व करें और सामने वाले की भी। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर रिसर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप रिसर्च के दौरान क्या क्या ध्यान रखोगे। आप किसी पर्यावरणीय समस्या पे आप बात कर रहे हैं तो अब आपको फील्ड में उतरना होगा और फिर ये देखना होगा कि हमें किस तरीके से पर्यावरणीय समस्या का हल ढूंढना है। आप विकास या नियोजन से संबंधित समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं तो समस्या का समाधान कैसे करना है, उसके लिए पहले से बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, न्यूज़ है, एविडेंस है, आप आंकड़े पढ़े हुए हैं बहुत सारी संस्थाओं के पास। आप उनको निकालिए, उनका एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचिए और देखिए कि क्या ये समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ आप सीखेंगे कहाँ, शोध अभिक्षमता में। तो जब आप ये सीख लेंगे कि शोध को कैसे करना है, क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, समस्या का समाधान किस किस विधि से हमें ढूंढना है, तब फिर इसके बाद में ये तो हो गया मेन सब्जेक्ट का मेन चैप्टर, जो आपको दोनों ये विषय को ही क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शिक्षण और शोध। ये दो आपके लिए अति आवश्यक है। एक टीचिंग के फील्ड में इसके बगैर आप टीचर की कल्पना नहीं कर सकते हो, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको टीचिंग नहीं आती है, आपको रिसर्च नहीं कर सकते हैं, आप शोध नहीं कर सकते, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो फिर आप किस बात के लिए टीचर हो।
अब इन दोनों को सपोर्ट करने वाला तीसरा टॉपिक इसमें रखा गया कि जब आपने शोध कर लिया, रिसर्च किया, तो फिर आपके पास जो रिसर्च पेपर होगा उसको कंसाइज भी करना होगा। हजारों सैकड़ों हजारों पेज का तो आपका रिसर्च होगा, आपने पहले ढूंढा है, सबको कलेक्ट किया है। तो अब वो 40-50 मिनट की क्लास में आपको या किसी सेमिनार में आपको अपना रिसर्च पेपर डिस्कस करना है, तो अब आपको वहाँ पे वो 4 दिन का समय देगा कि नहीं 48 घंटे आप डिस्कस कीजिए अपने रिसर्च पे? नहीं, आप उस समस्या को पूछा गया है तो आप उस समस्या का ना शॉर्टकट आप सॉल्यूशन बताएंगे, यानी पूरे रिसर्च पेपर को आप कुछ मिनटों में डिस्कस कर लेंगे। जो आपने समस्या को ढूंढा है, समस्या का समाधान ढूंढा है रिसर्च करके, उस समाधान को आप किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में आप गए हैं, उस कॉन्फ्रेंस में पता लगा कि आपको अपना रिसर्च डिस्कस करना है कि भाई पर्यावरण के विषय में आपने देखा, जलवायु परिवर्तन पे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो क्या आपको 2000 पन्ने वहाँ डिस्कस करने का वक्त है? नहीं, बस आपको पास 10 से 15 मिनट का समय है, उसी में पूरे रिसर्च पेपर को सबमिट कर दें। ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर ये क्षमता हो कि आप 1 घंटे या आप 10 पेज को पढ़ करके 1 पेज में उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन या बोध। इसके लिए ये चैप्टर आपके सामने रखा गया, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हम यही चीज सीखेंगे कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आप 2 लाइन में उसका आंसर कैसे निकाल लेते हैं, या पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष आप कम से कम शब्दों में कैसे निकालते हैं। यानी मेन बात आपको यही करनी है कि पूरे रिसर्च पेपर की सारी बातों को बस 2-4 मिनट में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हम सीखेंगे बोध में। इसके लिए ये चैप्टर रखा गया, यानी ये चैप्टर कुल मिलाकर के शोध को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। अब अगर जब 3 चैप्टर आपने पढ़ लिया, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है कि आप संचार कैसे करें, या संप्रेषण, या फिर आप कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कैसे करें, अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, तो फिर ये सारा का सारा मेहनत आपका व्यर्थ है और आपकी सारी मेहनत बेकार ना जाए। इसके लिए आपको चौथी यूनिट्स पे कमांड होना चाहिए, संप्रेषण। भाई आप कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं, आपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, लेकिन अब आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो रिसर्च आपका किस काम का कि जो आप क्लास में डिस्कस ना कर पाए, कॉन्फ्रेंस में या सम्मेलन में या बैठक में कहीं डिस्कस ना कर पाए। आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, आप पढ़ाना भी जानते हैं, वो सारी विधियां आप जानते हैं, आपने रिसर्च करके मैटर भी तैयार कर रखा है, आपने मैटर को कंसाइज भी कर लिया कि नहीं अब हमें 30 मिनट में सारे मैटर को डिस्कस करना है, लेकिन आपको डिस्कस करने का ढंग ही नहीं मालूम है। यानी आप कम्युनिकेशन कैसे प्रभावी होगा, कैसे आपका 30 मिनट में लोग बहुत सारी बातें सीख लेंगे। अगर 30 मिनट में आप सिखा नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब कम्युनिकेशन आपका बेहतर नहीं है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे भी दैनिक बोलचाल में या दैनिक व्यवहारों में आप देखें रोजाना के आप अपने जीवन में, तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपने 2 तरीके के लोगों को देखा होगा। एक जिससे आप बात करते हैं तो मन होता है कि यार किसी तरह ये चुप हो जाए और मैं यहाँ से निकल लूँ, और दूसरा वो इंसान जो ये मन होता है कि थोड़ी देर और बात करता तो अच्छा होता। इन दोनों में क्या फ़र्क है कम्युनिकेशन का? एक जो है उसका कम्युनिकेशन इतना निष्प्रभावी है कि आपको इरिटेट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो ऐसे बात कर रहा है कि आपको वो बैठाने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि नहीं, उसका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावी है, आप उसे सुन रहे हो ध्यान से। तो आपका जो कम्युनिकेशन हो वो इतना बेहतर होना चाहिए, बातचीत आपकी, अपने मैटर को प्रस्तुत करने का ढंग इतना बेहतर हो कि सामने वाला उससे मजबूर हो जाए सुनने के लिए। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो संप्रेषण में हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसका नेचर क्या है। हाँ, अब संप्रेषण में बाधाएं भी बहुत आती हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, रोड पे साउंड बहुत हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे। आप अपनी बात क्लासरूम में कह रहे हैं, कोई बच्चा नाक खुजा रहा है तो कोई कान खुजा रहा है, ये भी कम्युनिकेशन को बाधित कर रहा है। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे संप्रेषण में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे टीचिंग प्रक्रिया का समझ लीजिए कि ये रीढ़ है। अगर ये बेहतर नहीं है, कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब आपने रिसर्च के दौरान बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए होंगे जिनको आपको डिस्कस करना है। भाई बहुत सारे आंकड़े होंगे, कुछ तथ्य होंगे, कुछ फैक्ट होंगे, तो उसके लिए एक चैप्टर रखा गया कि आप तथ्यों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करेंगे और उनको आप कैसे तोड़ जोड़ करके, गुणा भाग करके आप कैसे समझाएंगे। उसके लिए एक चैप्टर रखा गया, यूनिट नंबर 5, गणितीय तर्क और अभिक्षमता। क्या रखा गया? गणितीय तर्क और अभिक्षमता। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें कुछ भी नहीं सीखना है। इसमें जो आपने रिसर्च के दौरान
जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उन आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करना है, इन्हीं पे बातें होती हैं। अक्षर के माध्यम से, संकेत के माध्यम से या किसी और माध्यम से उन अक्षरों को निरूपित करना कि नहीं, बताना कि इसका जो सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक्सप्लेन करना, यानी मैथ से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं आपके विषय में। आप देखे होंगे कि एक टीचर सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता है, लेकिन उस दौरान भी वो कुछ मैथमेटिकल बातें करता है, कुछ आंकड़े होते हैं उनको सॉल्व करता है, कुछ सिद्धांत आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, वहाँ भी कुछ आंकड़े मिलते हैं जो जहाँ पे सामान्य गुणा भाग करना है, कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं है ये, यहाँ पे आपको जनरल गुणा भाग करने होते हैं। फिर इसके बाद में है लॉजिकल रीजनिंग, एक चैप्टर और रखा गया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी युक्ति युक्त तर्क। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, अगर आप एक बौद्धिक पर्सन हैं, आप एक बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके अंदर तर्क होने चाहिए। किसी भी घटना को होने से या उसके परिणाम में एक सामंजस्य होता है। कोई ऐसी बात आपके सामने आए जिसका कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर वहाँ आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप बौद्धिक पर्सन हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि हर इन्फॉर्मेशन को आप अपनी तर्कों की कसौटी पे अच्छे से उसे टाइट करें, तब जा करके उन्हें आप क्या करें, तर्क वितर्क करके किसी टॉपिक का चुनाव करें। आप ऐसे अनावश्यक ही किसी चीज़ का सिलेक्शन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप तार्किक नहीं हैं तो फिर एक स्टूडेंट को भी आप तार्किक नहीं बना सकते हैं, और जब आप तार्किक होंगे तो विद्यार्थी भी आपका तार्किक होगा, और तर्क के आधार पर ही समाज का एक बेहतर और सही दिशा में सुनिश्चित विकास आप कर सकते हैं। नहीं तो आतर्कवाद तो आज के 60 साल पहले भी था हमारे यहाँ, लेकिन जब हमारे यहाँ साक्षरता बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तो लोग तर्क करने लगे। अंधविश्वास में आप देख लें, एक शब्द खूब फेमस है ये सोसाइटी में, अंधविश्वास। ये अंधविश्वास किसकी देन है, ये अतार्किकता की देन है। जब किसी में तर्क करने की हिम्मत नहीं थी तो लोग अंधविश्वासी थे, जैसा कहा गया वैसा वो कर लिए। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर तर्क डेवलप हुआ, वैसे वैसे लोगों का अंधविश्वास अब हटने लगा। ठीक है, तो तर्क बुद्धि को विकसित करने के लिए जरूरी है कि आपको कुछ प्रैक्टिस कराया जाए, और उसके लिए ये टॉपिक इसमें रखा गया, युक्ति युक्ति तर्क या लॉजिकल रीजनिंग। अब बात आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, यानी आंकड़ों की व्याख्या। डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आपने क्या देखा गणितीय तर्क और अभिक्षमता में, कि आपके पास जो गणित के सवाल आ जाएं अगर आपके विषय में, तो उनको सॉल्व करने की क्षमता हो, सामान्य गुणा भाग आप कर सको। लेकिन जब बात आंकड़ों की आ जाए, कि अब मान लीजिए बहुत सारे आंकड़े हमें 0.01%, अब एक बड़े से देश में 0.01% की अगर बात आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। इसके लिए ये टॉपिक रखा गया डाटा इंटरप्रिटेशन का, कि जो आंकड़े होते हैं हमारे पास, जो बहुत डाटा होता है, उन डाटा को हम कैसे शब्दों में एक्सप्लेन करें। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब हमें अगर पढ़ाना है तो जो हमारे पास आंकड़े हों, संख्यात्मक आंकड़े हों, डेटाबेस हो, उनको हम कैसे शब्दों में एक्सप्लेन करें और एक अच्छी सी व्याख्या दे करके बच्चों तक उसे पहुंचा सकें, और वो उसे समझ करके फिर वो व्याख्या अपने तरीके से वो भी कर सकें। तो आंकड़े जो हैं उनका स्रोत क्या है, कहाँ से हम आंकड़े प्राप्त करेंगे। भाई रिसर्च के दौरान भी तो हमें आंकड़े चाहिए, तो रिसर्च में भी जो आंकड़े हम इकट्ठा किए हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के साथ, कि भाई अगर तुम्हें कोई काम करना है, कोई समस्या ढूंढनी है, तो उसके लिए आंकड़े जहाँ से लेकर आओगे तो वो स्रोत कैसे होने चाहिए, उनको प्राप्त कैसे करेंगे, आंकड़ों को डिवाइड कैसे किया जाएगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे आंकड़ों की व्याख्या में। इसका मूल पर्पज जो होता है, मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपके टीचिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान जब तक आप आंकड़ों को व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप सक्षम नहीं हो पाएंगे कि आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट बना सकें। इन सब के बाद में एक चैप्टर है आईसीटी। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के 40 साल पहले शायद ये चैप्टर कोई मायने ना रखता। अगर हमारी सोसाइटी या हम आज के 40 साल पहले पढ़ रहे होते तो ये चैप्टर अगर नहीं भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस चैप्टर की ज़रूरत आज पड़ गई है, क्यों? क्योंकि जब हम आज कंप्यूटर बेस हो गए हैं, यानी हमारी ज़िंदगी कंप्यूटर में सिमट गई है, तब इसकी ज़रूरत हमें पड़ गई है कि अब इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो फिर आज की दुनिया में सर्वाइव कर पाना शायद ही संभव हो, क्योंकि आज आपके हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी क्रियाविधि किस पे डिपेंड करती है? आईटी सेक्टर पे, इंफॉर्मेशन तकनीकी, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आप बड़े बड़े सिस्टम हैं, सर्वर है, नेटवर्क है,
इन सब में डेटा कैसे जाता है, कैसे आता है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान इसका क्या यूज है, मुख्य रूप से हम इसे पढ़ेंगे। टेक्निकल है, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी ये इसलिए हो जाता है कि आज जो शैक्षिक सिस्टम है हमारा, आज हर बच्चे के पास कॉपी शायद ना हो लेकिन लैपटॉप होगा, वो लैपटॉप पे अपना सारा रिसर्च कर रहा है, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है। तो आज जो शिक्षण की विधियाँ हैं उसमें ICT का बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च के दौरान आपको ICT इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप घर बैठ करके अमेरिका में बैठी संस्था से आप डाटा निकाल सकते हो, WHO का रिपोर्ट ले सकते हो, IMF का रिपोर्ट ले सकते हो। इन सब रिपोर्टों में जो डाटा है वेबसाइट से आप निकाल सकते हो, बहुत सारे मंत्रालय से। तो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ICT का हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक चैप्टर है लोक विकास और पर्यावरण। अब देखिए, इतना जो आपने अब तक सीखा, ये सारे के सारे चैप्टर्स कहाँ पे हैं, ये सभी के सभी विषय अपने आप में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन ये किसके बीच में कनेक्टेड हैं? भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी शहर के अंदर होंगे, आप किसके विषय में पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट किससे जुड़ा है ये भी आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो 8 यूनिट आपने देखा, ये 8 के 8 यूनिट किससे जुड़ी हुई हैं? लोगों से जुड़ी हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं। इसको भी हमें पढ़ना है। लोग, विकास, पर्यावरण, ये एक यूनिट रखा गया। इस यूनिट का मतलब हो गया कि ये अपने आप में ना समग्र है, पूरा है। आप पढ़ा रहे हो, आपका जो भी विषय हो, किसी ना किसी रूप में वो लोगों को प्रभावित कर रहा है, डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है, एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है। आप पर्यावरण के बीच में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप रिसर्च एनवायरनमेंट और लोगों के बीच में रह के रिसर्च कर रहे हैं, है कि नहीं? आप कोई भी काम कर रहे हैं उससे ये 3 लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? आप कोई भी काम करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी ये 3 प्रभावित हो रहे हैं। आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तब भी यही 3 लोग प्रभावित हो रहे हैं। कौन? जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी का उद्देश्य विकास करना है और उसके वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसका भी अध्ययन हमें करना है। तो पूरी की पूरे जो आपका अभी का जो प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन होगा, टीचिंग फील्ड होगा, इन सब में ये 3 शब्द जो हैं, इन्हीं 3 शब्दों पे हम कहीं ना कहीं कारण, प्रभाव और उद्देश्य को लेकर के चर्चा करेंगे। तो ये तो पढ़ना आपको जरूरी है कि आप इतनी सारी जानकारी लेकर के कहाँ जाएंगे। तो आपको वो फील्ड चाहिए ना, तो वो फील्ड ये है, लोग, जिनके लोगों के बीच में आपको रह के डाटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करना है, उनके लिए विकास करना है, विकास संबंधी नीतियाँ, फिर उस विकास के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं एनवायरनमेंट पे, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो हम अगली यूनिट पे जो बात करेंगे वो लोग, पर्यावरण और विकास पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद में फिर कुछ सामान्य जानकारी की बातें आती हैं, जैसे हायर एजुकेशन प्रणाली है, आप एजुकेशन फील्ड में ही हैं तो फिर हम देखेंगे उच्च शिक्षण प्रणाली। हायर एजुकेशन सिस्टम में प्राचीन इतिहास से लेकर के आज तक की हम बातें कर लेंगे। शिक्षा नीतियाँ भी क्या हैं, इन सब पे बातें करेंगे। प्राचीन काल में कैसी विधियाँ थी, शिक्षा किस क्षेत्र में केंद्रित थी, आज की शिक्षा किस फील्ड को फोकस कर रही है, कॉमर्शियल है या सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रही है, या फिर अभी भी हमारे यहाँ ना टेक्निकल जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, यानी स्किल्स फोकस जो एजुकेशन है वो क्या होता है। इन सब पे हम बातें करेंगे इस यूनिट में। और लास्ट यूनिट में हम बात करेंगे प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। देखिए, अब लोकतांत्रिक देश में है और यहाँ पर नियम है, कानून है, संविधान है अपना। उन नियमों को भी हमें अपने अलग अलग प्रक्रियाओं में ध्यान में रखना है। लोकतांत्रिक देश में ये हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है कि शासन, प्रशासन, राजनीति, संविधान, नियम, कानून, इनके बारे में एक सामान्य समझ वो अपने पास रखे, जिससे कि उसके दैनिक जीवन में कोई विशेष समस्या ना आने पाए। तो आप जिस फील्ड में उतरने जा रहे हैं उस फील्ड में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हम अगले 30 दिनों तक, आज 17 जनवरी और अगले 17-18 फरवरी तक आपके साथ इन्हीं सारे विषयों पर एक लेक्चर मेथड से, या कह सकते हैं व्याख्या करते हुए, आपके पूरे सिलेबस को, हर एक पॉइंट्स को, हर एक पहलू को रिवीजन कराने का मेरा उद्देश्य है इस क्लास में। बहुत टेक्निकल नहीं होगी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन देखा है ऐसे ही मैं आपको क्लास भी दूंगा। ये आप कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि पूरे सिलेबस से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप करने में सक्षम होंगे। और मैं भी कवर करूँगा कि किसी भी टॉपिक को हम यहाँ छोड़े ना। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्लास होगी और फिर उस पर बात करते हैं। तब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इसका लाभ अगर मिले तो मैक्सिमम लोगों को मिल सके।